हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 1 भाग्य। मुंबई का एक सी फेसिंग अपार्टमेंट। रात के समय दूर तक शांत संदर की खामोशी। इस अपार्टमेंट का इंटीरियर फांस टीम का था। लग्जरियस एंटीक से उस घर की सौभर बढ़ा रहा था। उसी घर के एक रूम में सलिंग टू फैन विंडो पर एक 26 साल का आदमी कुछ सोच रहा था। हेजल आंखों, लाइट पिंक लिप्स, हल्की सेव, वो भी सेट की हुए, और फेस पर एक चमक। ये है भाग्य जयदेव, कार्बन वॉच कंपनी की सीईओ। कार्बन वॉच न केवल इंडिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की फेमस वॉच में से एक है। इसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी पहने थी। इसके न्यू डिजाइन को मार्केट में आने से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग हो जाती थी। भाग्य ने ये कंपनी अपने दम पर शुरू की थी। जब वो 15 साल का था तो भी पढ़ाई की साथ साथ एक घड़ी ठीक करने वाली दुकान पर काम किया था। वहीं से उसे घड़ियों की इतनी अच्छी नॉलेज हुई थी। आज उसका ब्रांड कार्बन वॉच दुनिया की इतनी अच्छी वॉचेस में से एक है। ये बस भाग्य की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा है। भाग्य एकटक शांत समंदर को देख रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और उसके बचपन का दोस्त राहुल अंदर आते हुए उसे कहता है, राहुल, भाग्य वो आ गई है। भाग्य पीछे पलट के राहुल को देखता है और एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ठीक है, उसे अंदर भेजो। राहुल बाहर जाता है और 5 मिनट बाद एक लड़के जिसने हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा स्टॉल रखा था और मुंह पर आधा किलो मेकअप होता हुआ था, वह अंदर आती है। लड़की अंदर आकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ भाग्य को देखती है। भाग्य एक नजर उस लड़की को देखता है और अपनी बॉस उतारते हुए उससे कहता है, बेड पर बैठ जाओ। वो लड़की बहुत ही अंदाज से बेड की तरफ जाती है और बहुत ही नजाकत के साथ बेड पर बैठ जाती है और भाग्य को अपने पास आने का इशारा करती है। भाग्य अपनी वॉच उतारता है और बेड की दूसरी तरफ से बेड के ऊपर बैठ जाता है। भाग्य उस लड़की की गोद में एक पिलो रखता है और उसकी गोद में अपना सर रख देता है। लड़की 5 मिनट के लिए हैरान हो जाती है, पर फिर अपना स्टॉल हटने आने लगती है। भाग्य की आंखें बंद थी, पर फिर भी वह बंद आंखों के साथ उस लड़की से कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। लड़की यह सुनकर थोड़ी चौंक जाती है। वह अपने मन में कहती है, किया मैं ठीक नहीं लग रही है क्या? इतनी हॉट एंड सेक्सी बनकर आई हूँ, मुझे देखकर तो किसी की भी नियत खराब हो जाती। पर ये आदमी बिना कुछ किए ऐसी सो रहा है। शीट, ये मेरे पैसे तो देगा ना? यही सोचते सोचते उसकी भी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे भाग्य के रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। डोर की आवाज सुनकर लड़की नींद से जाग जाती है और देखती है भाग्य अभी भी उसकी गोद में वैसे ही सर रख के सो रहा है। धीरे से तकिए समेत भाग्य का सर बेड पर रखती है और उठकर दरवाजा खोलती है। सामने राहुल होता है। वह उसे देखकर धीरे से कहता है, राहुल, बाहर आओ। लड़की हैरानी के साथ राहुल से कहती है, पर सर ने कुछ किया नहीं है, मैं उठा दूं क्या? राहुल, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर आओ। लड़की, पर सच में, सर ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मैं यहाँ बुकिंग पर आई थी। अब आप लोग ये बहाना मत बनाना कि उसने कुछ किया नहीं है तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। राहुल, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारी पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल बाहर आओ, कहीं ऐसा ना हो हमारी आवाज से भाग्य उठ जाए। पता नहीं कितने दिनों बाद सोया है। लड़की राहुल की बात सुनकर थोड़ा हैरान होती है, फिर राहुल से कहती है, 1 मिनट रुको, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जल्दी से वापस रूम में आती है और कुछ ढूंढती है। उसी वह सामान मिल जाता है और कुछ टाइम बाद जल्दी से रूम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर राहुल उस लड़की के हाथ में पैसों का एक पैकेट पकड़ आता है। ये लो तुम्हारे पास। लड़की पैकेट लेते हुए कहती है, साहब, आज पहली बार यह पैसे मुझे बोझ नजर आ रहे हैं। राहुल, ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं, और कभी जरूरत पड़े तो मेरे असिस्टेंट को कॉल कर देना, तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले नाश्ता करके जाना। लड़की, साहब, एक बात कहूँ, हम तो ये काम मजबूरी में करते हैं। दुनिया हमें गंदी नजरों से देखती हैं,
और अब इन सब से फर्क नहीं पड़ता। अब तो आदत हो गई थी इन सब के साथ जीने की। पर साहब एक बात पूछूं? राहुल, पूछो लड़की। साहब हमारी तो मजबूरी है ये काम करने की, पर आज पहली बार हमें हमसे ज्यादा मजबूर कोई देखा है। वो जो ऊपर सो रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया तो, पर उन्होंने कुछ किया नहीं तो पैसे भी दिए। वजह जान सकती हूँ? राहुल मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसे सिर्फ सुकून की तलाश है। लड़की अजीब नजरों से राहुल को देखती है और पूछती है, सुकून मतलब? राहुल, सुकून मतलब चैन से सोना। भाग्य बस चैन से सोना चाहता है। तुम पहले नहीं हो तो यहाँ आई हो। भाग्य आए दिन अलग अलग लड़कियों को बुलाता रहता है। कुछ हाई प्रोफाइल घरों की लड़कियां तो बिना पैसों की आ जाती है, पर भाग्य उनकी तरफ देखता भी नहीं। और तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियों को उसने पैसों से भी मदद की है। लड़की भी अचंभे से अभी भी राहुल को देख रही थी। राहुल उसकी जिज्ञासा समझते हुए उसे कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो पागल नहीं है। ओपन माउथ स्माइल, हाँ बस उसकी हरकतें पागल वाली है। वो दुनिया में सुकून की तलाश में बस भटक रहा है। लड़की, साहब वो साहब ऐसे हैं तो उनके परिवार वाले कुछ कहते नहीं? राहुल, वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुनकर लड़की थोड़ी हैरान होती है। राहुल, हैरान मत हो, सिर्फ वही नहीं मैं भी अनाथ हूँ। हम दोनों का ही दुनिया में कोई नहीं। लड़की, पर आप और सर देखने में तो बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हैं। घर भी कितना आलीशान है। ये सब कैसे हो? राहुल, मैं और भाग्य एक ही ऑर्फनेज में थे, जयदेव अनाथ आश्रम। काल्पनिक नाम, इसीलिए भाग्य अपने नाम के पीछे जयदेव लगाता है। जब हम दोनों 9 साल के थे, तवा पर एक पति पत्नी आए, शायद उनको कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए अनाथ आश्रम में बच्चों को गोद लेने आए। उन्हें मैं और भाग्य दोनों पसंद आ गए थे। वहाँ की मेंट्रेन ने यह फैसला हम दोनों पर छोड़ दिया कि हम दोनों में से कौन उनके साथ जाएगा। भाग्य ने मेरे अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए मुझे उनके साथ भेज दिया, क्योंकि वह है ही ऐसा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। मुझे माँ बाप मिल गए, घर मिल गया, नाम के पीछे मेहरा सरनेम जुड़ गया। पर भाग्य, वो तो अभी भी अनाथ आश्रम में अकेला था। उसका एकमात्र दोस्त मैं ही था वहां पर। मेरे जाने के बाद वह वहां पर पूरी तरह से अकेला हो गया। मुझे अच्छे से मालूम था भाग्य किसी से ज्यादा बोलता नहीं है, किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, इसलिए मुझे पता था कि वहां पर अकेला होगा। जिन लोगों ने मुझे गोद लिया था वह मुझे अपने बेटे कितना प्यार करते थे, क्योंकि मैं उनका इकलौता बच्चा था। मेरी हर फरमाइश, हर जिद को सर आंखों पर रखते थे। बस उस दिन मैंने उनसे एक ही फरमाइश की, उसी एक अच्छी एजुकेशन मिले। मेरे जिद मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी पूरा किया। उन्होंने भाग्य की पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद ही उठाया, पर उसने पढ़ाई के साथ साथ वॉच कंपनी में काम करके ये साबित कर दिया कि उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी की रहमो करम की जरूरत नहीं। पापा को भाग्य ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी भाग्य को गोद ले ले। पर तभी मेरी माँ ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि वह माँ बनने वाली है। घर में अब तक कोई बच्चा नहीं था, उस घर में मेरे आने के बाद बच्चा हो रहा था। पर मेरे लिए उनका प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बहन हुई, भाग्य उससे मिलने आता था। उसका नाम हमने छवि रखा था। भाग्य में हम दोनों छवि के साथ बहुत खेलते थे। पापा मौका देखकर माँ से भाग्य को गोद लेने की बात की। माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि 2 बच्चे काफी हैं। हम भाग्य की पढ़ाई का खर्चा तो उठा ही रहे हैं ना, अब खुद नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई पर हम खर्च करें। वह अपना खर्च खुद उठाता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए मैं और छवि काफी थे। ये बात भाग्य ने सुन ली थी, और उस दिन उसके मन में ये भावना आ गई कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह अकेला है। अब उसे कोई भी नहीं चाहिए था। वह तो मैं उसके साथ जबरदस्ती रहता हूँ, वरना वह तो मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करें। एपिसोड, कितनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी वह अकेला है, इसलिए सुकून की तलाश में रहता है। लड़की राहुल की बातें सुनती है और उसे कहती है, साहब एक बात कहूँ? राहुल, हाँ बोलो लड़की। ऊपर जो साहब है ना, वह बहुत अच्छे हैं।
हम दिल से दुआ करेंगे कि उनके ये तलाश जल्द से जल्द खत्म हो जाए। साहब अगर वह इस तरीके से हम जैसी लड़कियों को अपने पास लाते रहेंगे फिर तूने सुकून कभी नहीं मिलेगा। राहुल, तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की, साहब आप उन साहब से कहिए कि वह शादी कर ले। राहुल, क्या शादी? लड़की, हाँ साहब, आप उनसे कहिए वह शादी कर ले। जिस दिन उनकी जिंदगी में कोई आएगा उनकी तलाश अपने आप खत्म हो जाएगी। राहुल लड़की की बात ध्यान से सुनता है, इतने में एक मेड वहां आती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। राहुल उस लड़की से कहता है कि तुम नाश्ता करके जाना, और वह ऊपर भाग्य के कमरे की तरफ चला जाता है। ऊपर कमरे में भाग्य अपनी आंखें खोलता है। देखता है उसके आसपास कोई नहीं था। घड़ी में 10 बजे बज रहे थे। यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी उसके रूम में कोई लड़की आती थी, हमेशा उसके उठने से पहले राहुल उन लड़कियों को वहां से बाहर भेज देता था। पर आज भाग्य को अपने बेड पर एक नोट मिलता है। उसे उठाता है और पढ़ता है। जो लड़की उसके साथ कल रात थी उसने ये नोट लिखा था। शुक्रिया साहब, मैंने बहुत सी रातें बहुत से लोगों के साथ गुजारी हैं, पर कल रात सुकून से सोई हूँ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी क्या आपकी जो भी इच्छा हो वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। स्माइल। भाग्य उस नोट को पढ़ता है और एक हल्की सी स्माइल करता ही भाग्य बेड से उठने की वाला होता है, कितने में राहुल उसके रूम में आता है। राहुल भाग्य से कहता है, कितने रातों के बाद सोया है? भाग्य, 4। राहुल, भाग्य क्या जरूरत है दिन रात जागकर इतना काम करने की? जितना है काफी है। थोड़ी देर घर आकर आराम कर लेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। पर ऐसी रात रात भर जागकर अपनी सेहत खराब करेगा भाग्य। घर आके भी क्या फायदा? कौन सा यहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है? पंखड़ी 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 मेरी कुछ और कहानी जो आपको मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। एक बार इन्हें भी जरूर पढ़िएगा। दिलफाया तारांकन धोखे से अपने भाई की मंगेतर से शादी कर कार्तिक ने किया अपने ही परिवार के खिलाफ जंग का ऐलान। किंग इनोसेंट वाइफ तारांकन मोहब्बत और तलब के बीच उलझी हुई दास्तान और हर्षिता की जुनूनियत से भरी कहानी। तलब एक मोहब्बत तारांकन रेसिंग ट्रैक पर दौड़ती अभय और सुहाना की तेज रफ्तार के बीच स्पोर्ट कर में प्रवण चढ़ती उनकी मोहब्बत। रेस विद मी सोलमेट तारांकन एक रो और एक इंसान की अनोखी सी मोहब्बत की कहानी। माय घोस्ट लव एपिसोड 2। श्री राहुल के ये कहने पर कि उसे घर वापस आना चाहिए। भाग्य कहता है कि वहाँ किसके लिए आएगा, कौन है यहाँ जो उसका इंतजार कर रहा है। राहुल, कब तक ऐसे भागेगा अनु? कहीं तो रुक। भाग्य, रोकने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। राहुल को उस लड़की की कही बात याद आती है और वह भाग्य से उम्मीद के साथ कहता है, राहुल, रुकने की वजह तू खुद ला सकता है। शादी कर ले। राहुल के मुंह से शादी की बात सुनकर भाग्य हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, शादी कौन करेगा मुझे से अनाथ से शादी जिसका कोई खानदानी नहीं है? और मेरी छोड़ तूने भी तो किया ना शादी, तू अपनी बता। शादी करके तू कौन सा खुश है? राहुल करते हुए, सही कहा यार, शादी करके मैं कौन सा खुश हूँ। पर यकीन मान मुझे शादी से कोई उम्मीद भी नहीं है। माँ के कहने पर मैंने विनी से शादी कर ली। पर देख शादी के बाद मैं कहाँ हूँ? यहाँ तेरे साथ। और मेरी बीवी मेरे पैसों पर किसी पार्टी में ऐश कर रही होगी। भाग्य हंसते हुए, तू से ही सीख लेकर तो मैं शादी नहीं कर रहा। पता चले मेरी जिंदगी में भी ऐसी लड़की आ जाए जो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करें। फिर थोड़ा उदास होकर, वैसे भी यहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है किसी से उम्मीद भी ना लगाओ। और वैसे भी मेरे रिश्ते से डरता हूँ। जैसे माँ बाप ने मुझे पैदा करके छोड़ दिया अनाथ आश्रम में, वैसे ही मेरे पैसों लिए मेरे साथ रहेगी और जैसे मेरे पास कुछ नहीं रहेगा मुझे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, जैसा है वैसा ही रहूँगा, क्योंकि मुझे समझने वाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। राहुल, ये तो गलत कह रहा है। इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई जरूर बना। भले ही विनी मेरे लिए गलत लड़की है लेकिन वो मेरे जीवन साथी है। भले ही वह मुझसे प्यार नहीं करती लेकिन मेरे माँ बाप पूरी इज्जत देती है जो बहू को देनी चाहिए। मेरे मामी पापा के लिए वो का आदर्श बहू है और मेरे लिए यही काफी है। इसलिए कह रहा हूँ,
ऐसा तुझे लग रहा है कि इस दुनिया में तुझे समझने वाली कोई होगी जरूर। देखना एक दिन तुझे समझने वाली तेरे सामने होगी, तेरे पास होगी। उस दिन तेरी जिंदगी से तेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल की बात सुनकर भाग्य मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ राधा कृष्ण मंदिर में एक प्यारी सी आवाज आरती कर रही थी। प्रातकाल में धेनु चराए माखन चोरी करके जो खाए कृष्णा कृष्णा, वो है कृष्णा कृष्णा। वृंदावन में रास रचाए मुरली की धुन पे सबको नचाए कृष्णा कृष्णा, वो है कृष्णा कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा 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 कृष्णा, वो है कृष्णा 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 कृष्णा, वो है कृष्णा 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 कृष्णा, वो है कृष्णा कृष्णा। उसकी आरती सुनने मंदिर के पुजारी और बाकी सब भक्तगण भक्ति में लीन हो जाते हैं। उस लड़की की आवाज थी इतनी प्यारी और मधुर। कृष्णा मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा कृष्णा, मनमोहना मोरे कान्हा मोरे कृष्णा। गोवर्धन गिरधारी कृष्णा कृष्णा, मोर मुकुट सिरधारी कृष्णा 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 कृष्णा, वह है कृष्णा 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 कृष्णा, वह है कृष्णा कृष्णा। आरती खत्म कर वह लड़की जैसे ही पलटती है, पुजारी उसके पास आता है और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, श्री बिटिया कितने साल हो गए, सर्दी गर्मी बरसात कितनी मौसम आएगा, पर तुम्हारा रोज का नियम है राधा कृष्ण की आरती के बिना दिन शुरू नहीं होता। श्री मुस्कुराते हुए, अरे पंडित जी, एक दिन अगर मैं अपने कहना से ना मिलो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि दिन अधूरा रह गया है। पंडित जी, अच्छा बिटिया, घर में सब कैसे हैं श्री? घर में भी सब। घर की बात याद आती ही श्री की आंखें हैरानी से फैल जाती और घबराते हुए कहती है, अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गई थी, मामी ने मुझसे प्रेस के कपड़े लाने के लिए कहा था। अगर लेट हो गई ना तुम तो बहुत मार पड़ेगी, इसलिए मैं चलती, आपसे कल मिलूंगी। ये कि श्री पंडित जी का आशीर्वाद लेती है और मंदिर से दौड़ लगाती है। मंदिर के बाहर वह जैसे ही सड़क के पास पहुंचती है, बहुत सारे बच्चे कर उसे घेर लेते हैं। क्योंकि श्री के हाथ में प्रसाद की थाली की वह सारे बच्चे उसे प्रसाद की मांग करने लगते हैं। वही सड़क पर एक छोटा सा ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से भाग्य की गाड़ी वही फंस गई थी। भाग्य परेशान होकर बाहर देखने लगता है। तभी उसे सामने श्री दिखाई देती है, जो कि बच्चों को लड्डू बांट रही थी। हल्के गुलाबी सलवार कमीज में, लंबी कमर तक लहराते बाल, बिना मेकअप का एक खूबसूरत सा चेहरा, आंखों में हल्का सा काजल और माथे पर गोल्डन बिंदी, और कहर डालने के लिए उसकी नाक की वह नोज रिंग, गले में काला धागा जिसमें शायद ओम नाम का पेंडल लगा था। श्री खिलखिला के हंस के बच्चों को प्रसाद बांट रही थी, और भाग्य की तो जैसे अपनी पलकें झपकना बंद हो गई थी। भाग्य को पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और एकटक श्री को निहार रहा था। बच्चों को मिठाई देने के बाद श्री जैसे ही एक फूल वाली के पास आती है और कहती है, कैसी हो आंटी? फूल वाली, क्या बताओ बिटिया, बहू बेटे ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है, मुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खाने को नहीं देते। इस पर श्री उन्हें प्रसाद देते हुए कहती है, अरे तो आप चावल खा लिया करो। क्योंकि दुकान गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी, तो श्री की यह बात भाग्य ने भी सुन ली और वह इस पर हंस पड़ा। भाग्य जब दोबारा गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे वहां श्री नजर नहीं आती। यहाँ वहां नजरें दौड़ आता है, पर उसे कहीं भी नजर नहीं आती। वह अपना माथा सहलाता है और ड्राइवर से कहता है, कितना टाइम लगेगा? ड्राइवर कहता है, मालिक बस 2 मिनट, ये सामने वाली गाड़ी चली जाए फिर हम निकलती है। वहीं दूसरी तरफ श्री प्रेस के कपड़े लेकर जब घर पहुंचती है, घर के आंगन में उसे उसकी मामी मिला जाती है, मोटी भैंस मुस्टंडी सी। दुनिया जहान का राशन खा खा के खुद को भैंस बना लिया था। श्री के आते ही वह उस पर दाल चावल लेकर चढ़ जाती है। मामी, आ गई महारानी मटर गश्ती करते हुए। तुझे कहा था ना सुबह स्त्री के कपड़े लाने के लिए, कहाँ मर गई थी? श्री, वह मामी जी, हम मंदिर चले गए थे। मामी, मंदिर गई थी, अपने किसी यार से मिलने गई थी। श्री, मामी अब जानती हैं मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, फिर क्यों आप मुझे बार बार यही कहती हैं? मैं कहीं किसी से मिलने नहीं गई थी, बस मंदिर चली जाती हूँ, क्योंकि वह मुझे अच्छा लगता है। मामी गुस्से में, देखो तो 2 मिनट बाहर क्या घूम कर आई, पर निकल आए जवान लड़ाती है मुझसे। रुक, तुझे अभी बताती हूँ।
ये कहकर उसकी मामी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक छड़ी नजर आई। वह छड़ी को लेकर श्री के पास आई और बिना सोचे समझे श्री की पीठ पर छड़ी बरसाने लगी। पर श्री ना तो चिल्ला रही थी ना रो रही थी। ये तो उसकी रोज की आदत थी। उसकी मामी ने तो इससे भी बुरी तरीके से उसे पीटा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी सूख गए थे। मामी की इतनी मार खाने के बाद तो उसका शरीर को भी इसकी आदत हो गई थी। श्री चुपचाप खड़े होकर मामी की मार खा रही थी। तभी पीछे से व्हीलचेयर पर एक आदमी आता है और मामी पर चलाते हुए कहता है, रुक जाओ कुमुद, क्यों मेरी बच्ची को ऐसे जानवरों की तरह पीट रही हो। इस आवाज पर मामी के हाथ रुक जाते हैं और वो पलटकर देखती है तो उनके सामने उनके पति व्हीलचेयर पर बैठे उसे ही गुस्से से घूर रहे होते हैं। श्री जब अपने मामा जी को देखती है तो वो मुस्कुराकर उन्हें ना में सर हिलाती है, जैसे कह रही हो कि उसे चोट नहीं लगी। श्री के मामा जी, तुम्हारा नाम कुमुद जरूर है, पर तुम शांत बिल्कुल नहीं हो। अरे क्यों बिन माँ बाप की बच्ची के पीछे पड़ी हुई हो। जीने दो इसे। कुमुद अपनी छड़ी फेंकते हुए अपने पति को डांटते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपको तो मैं ही गलत नजर आऊंगी। आपकी लाडली तो आपको कभी गलत नजर नहीं आएगी। मामा जी, क्यों पीट रही हो मेरे बच्ची को, क्या गलती की है इसने। मामी, सुबह सुबह आपकी बेटी पूरे मोहल्ले चक्कर लगा कर आई है। अरे जवान लड़की है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मोहल्ले वाले तो हमें ही सुनेंगे ना। आप तो अपनी इस कुर्सी पर बैठे बैठे रो दोगे। लेकिन दुनिया तो मुझे कहेंगे कि देखो मामी ने ही अच्छे संस्कार नहीं दिया। मामा जी, संस्कार तो मेरी श्री में तुमसे ज्यादा है, क्योंकि उसने मेरी दीदी और जीजाजी का खून है। और रही बात संस्कार देने की, तो तुम श्री की टेंशन मत लो, संस्कार देना ही है तो अपनी लाडली जूही को दो, जो रात को 2 बजे पता नहीं कहां से आई है। और जाकर देखो उसके कमरे में होश में भी है या अभी भी नशे में मरी पड़ी है। मामी जी ने जब ये सुना कि उनकी बेटी रात को नशे में 2 बजे घर आई है तो और उसकी हालत खराब हो गई, वह भागे अपनी जूही की कमरे में गई और चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, कहीं ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई है उसकी। फिर पीछे मुड़कर श्री से कहती है, खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा जल्दी जाके नींबू पानी बना कर ला, जरा देखूं तो मेरी बच्ची को, ठीक तो है ना वह। मामी के जाने के बाद श्री धीरे से चलकर मामा जी के पास आती है और उनके हाथों के ऊपर हाथ रख कर कहती है, मामा जी आप क्यों मामी से लड़ते हैं। मुझे मामी से कोई शिकायत नहीं है। मामा जी, शिकायत तो दीदी जीजाजी को मुझसे होगी। जब ऊपर जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कि मैं उनकी बच्ची का ठीक से ध्यान नहीं रख सका। दीदी जब आखिरी सांसें ले रही थी तब मैंने वादा किया था कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। श्री, हाँ तो मामा जी आप मुझे बेटी की तरह ही प्यार करते हैं। आपने मुझ में और जूही में कोई अंतर नहीं समझा। यहाँ तक कि आप तो मुझे जूही से ज्यादा प्यार करते हैं। श्री मामा जी से बात ही कर रही थी कि इतने में कुमुद ने अंदर से आवाज लगाए, अरे श्री कहाँ मर गई, तुझे नींबू पानी लाने के लिए कहा था। उसकी आवाज सुन मामा जी और श्री दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाग्य अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। आज उसके वॉचेस के नए डिजाइन फाइल ना होने थे। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। भाग्य जब अपने काम में होता है तो वो इतना मगन हो जाता है कि उसे ये भी होश नहीं रहता कि उसने खाना भी नहीं खाया। हमेशा ही 2-3 दिन तक ऑफिस में यूं ही पड़ा रहता है। ऑफिस में भी उसका एक छोटा सा रूम होता है जहां पर उसकी सुविधा का सारा सामान अवेलेबल होता है, क्योंकि वह ज्यादातर ऑफिस में ही रहता है। शाम को जब भाग्य अपनी मीटिंग से फ्री होता है और वापस अपनी चेयर पर बैठकर आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है, अचानक उसके सामने श्री का वह हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। उनके चेहरे को देखकर एकाएक उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। ऐसा नहीं है, भाग्य ने उससे पहले खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। यहाँ तक कि भाग्य जिन लड़कियों को अपने पास बुलाता था वह हाई प्रोफाइल होती थी। उनकी एक रात की फीस भी लाखों में होती थी। पर आज तक भाग्य में किसी लड़की को एक नजर भर कर देखा तक नहीं था। एपिसोड 3 एक रिश्ता। शाम को श्री सबके लिए खाना बना रही होती है। वही उसकी मामा की बेटी और उसकी बहन जूही सोफे पर आराम से पैर पर पैर चढ़ा दी अपनी नेल साफ कर रही होती है।
और श्री की मोटी मामी बगल में बैठकर आराम से संतरे छीलकर खा रही होती है। मामा जी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रहे होते हैं। इतने में मोहल्ले की मंत्रा उनके घर आती है और एकदम से आने के साथ ही कहने लगती है, अरे कुमुद, क्या बताऊं तुझे, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूं, तू सुनेगी तो अभी के अभी पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगी। कुमुद संतरे खाते हुए, हाँ हाँ कलावती, हम तो करोड़पति है ना, तुझे लाखों की जायदाद नजर आ रही है, ले देकर यह मकान ही है। ये तो मैं तुझे देने से रही, तो चुपचाप ये बता आई किस लिए है, और चलती बन, कुछ नहीं मिलेगा। कलावती, अरे मैं तेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। रिश्ते की खबर सुनकर सबकी नजरें एक साथ कलावती की तरफ चली जाती है। तो वही जूही अपने हाथ झटकते हुए चिल्लाते हुए कहती है, जूही आंटी जी, रिश्ता करवाओ वह अपनी बेटी का। खबरदार जो यहाँ मेरे लिए रिश्ते की बात भी की तो मुझे अभी शादी नहीं करती, मुझे पहले हीरोइन बनना है। कलावती पर कहती है, अरे मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ। कुमुद, तो फिर तू किसकी बात कर रही है? कलावती, वो तेरी भांजी है ना श्री, मैं उसकी बात कर रही हूँ। श्री के लिए रिश्ता आया है, ये सुनकर सब लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। कलावती आगे कहती है, श्री सुबह सुबह मंदिर में जाकर कहीं भजन गा रही होती है ना, तो बस वही मेरी एक पहचान वाली ने देख लिया, उससे इतनी पसंद आई, इसी महीने शादी की बात कह रहे हैं। कुमुद चौंकते हुए, क्या इसी महीने शादी? कलावती, हाँ और नहीं तो क्या, पर सच बताओ जूही की माँ, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि लड़की बहुत गरीब घर से है, कुछ दे नहीं पाएंगे वह लोग। अरे वह लोग तो बिना दान दहेज के शादी की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें सब सही लगे तो मैं बात आगे बढ़ाओ। मामा जी, पर बहन जी, लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, कुछ तो बताओ। कलावती, अरे हाँ ये सब तो मैं बताना ही भूल गई। तो सुनो, लड़का इकलौता है, उसे बाप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और बेटा भी वही करता है। और देखो मैं तो उसकी तस्वीर भी लाई हूँ। कलावती टेबल पर एक तस्वीर रखती है। सिंपल सी पैंट टी शर्ट में एक सिंपल सा लड़का विवेक, देखने ही में जी ठीक ठाक घर का लड़का लगता था। जूही की नजर तो लड़के से ज्यादा उसके पीछे उसके गाड़ी पर थी। ये सब देखे उसकी आंखों में अचानक से चमक आ गई। मामा जी को तस्वीर उठाते हैं और कलावती से कहते हैं, ठीक है मैं तस्वीर रख लेता हूँ, इसे एक बार श्री को दिखा दूंगा, उसके बाद अगर उसे ठीक लगेगा तो वह हम बात आगे बढ़ाएंगे। कलावती वहां से चली जाती है। वही रसोई में श्री सारी बातें सुन रही होती है और उसका मन बहुत घबरा रहा होता है। वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पहले खुद कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सारी जिंदगी मामी के तने सुनते सुनते उसकी अपनी कोई पहचान नहीं रह गई थी। हमेशा जूही के पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे। पढ़ाई भी उसने सरकारी स्कूल से की थी। वैसे प्राइवेट में पढ़कर तो जूही ने भी कोई तीर नहीं मारा था। उस मैडम ने तो बस नाम की पढ़ाई की है। वही श्री को स्कूल में कई सारे अवार्ड स्कॉलरशिप मिले थे। रात का वक्त खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। मामा जी धीरे से श्री के कमरे में आते हैं और उनसे पूछते हैं, मामा जी क्या बात है बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? श्री, आप तो नहीं सोए ना मामा जी? मामा जी, मैं तो इसलिए नहीं सोया क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए रिश्ते आने लगे हैं। श्री अपने मामा जी के घुटनों के पास बैठ जाती है और मामा जिसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बात तो सुन ली होगी तुमने। श्री के आंसू छलक जाते हैं और वो मामा जी से कहती है, मामा जी इतनी भी क्या जल्दी है? जानती हूँ आप लोगों पर बोझ हूँ, पर कुछ साल रुक नहीं सकते? बाहर से कुमुद उनकी सारी बातें सुन रही थी। एक तो उसे इस बात की खुशी थी कि श्री की शादी में उन्हें एक दहेज का नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी यह कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाएगी और उनके सर से एक बोझ चला जाएगा। पर अंदर की बातें सुनकर उन्हें लगा शायद श्री की बातों में आकर मामा जी कहीं मना ना कर दे, इसलिए जल्दी से अंदर आए और अपनी बातों में चाशनी खोलकर श्री से कहने लगी, मामी, अरे ये क्या कह रही हो? तुमसे अच्छी घर की हालत और कौन समझ सकता है? इनकी दवाइयों कितनी महंगी हो गई है। जूही भी कह रही है उसे अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करनी है।
और मेरा तो तुम देख ही रही हो, तुम लोगों का सोच सोच कर तो मैं सूख कर कांटा हो रही हूँ। वह तो शुक्र है सामने वाले ने दहेज की मांग नहीं की, वरना हम तो बिक जाते तो भी इतना दहेज नहीं दे पाते। लड़का भी ठीक ठाक है, क्यों अपने मामा जी का बीपी बढ़ा रही हो, शादी के लिए हाँ कह दो। मामा जी थोड़े गुस्से में कुमुद से कहते हैं, अगर वह शादी नहीं करना चाहती तो यह शादी नहीं होगी, कोई मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। श्री एक नजर उठाकर अपनी मामी को देखती है जो गुस्से में उन्हें घूर रही होती है। श्री अपने मन में सोचती है, एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है। मैं मामा मामी के ऊपर एक बोझ ही तो हूँ। क्या फर्क पड़ता है अभी शादी करो या कुछ साल बाद। मामा जी वैसे मेरे लिए इतना परेशान रहते हैं, ऊपर से अगर कहीं ऐसा रिश्ता मिला जिसने दहेज मांगा तो मामा जी की तबीयत मेरी वजह से और खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए मामा जी को कुछ नहीं होने दूंगी। श्री जल्दी से मामा जी का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर कुमुद की तो जैसी आंखों में चमक आ जाती है, तो वही मामा जी श्री के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसे प्यार से कहते हैं, अरे नहीं बेटा, अगर तुम नहीं करना चाहती है शादी तो बता दो, हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। कुमुद को लगा कहीं उसका मन ना बदल जाए, इसलिए वह झट से बीच में खुद पड़ती है। अरे जूही के पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? उसने खुद ही शादी के लिए हाँ कही है। सब आपके सामने ही तो है, कौन सा किसी ने इसे जोर जबरदस्ती करवाया है? श्री जी मामा जी, मुझसे किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया है, मैं अपनी मर्जी से हाँ कह रही हूँ। श्री की बात सुनकर मामा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो उसके सर पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। इधर भाग्य के ऑफिस में रोज की तरह भाग्य आज भी नाइट शिफ्ट पर ही था। कितने दिनों तक ये रहेगा ये तो वही जाने। भाग्य अपने स्केच बुक में वॉच की एक डिजाइन डॉक्टर कर रहा था। भाग्य कम ही डिजाइन करता था, लेकिन उसकी डिजाइन की हुई वॉच बहुत ही ज्यादा रेयर होती थी और बहुत ही ज्यादा महंगी होती थी, क्योंकि भाग्य अपनी डिजाइन केवल कुछ लोगों के लिए ही बनाता था। भाग्य अपने काम में ही लगा हुआ था, कितने में राहुल आता है और कहता है, राहुल क्या कर रहा है? भाग्य डिजाइन बनाते हुए, कुछ नहीं, वो हीरो है ना अर्नब मुखर्जी, वो अपनी फॉरेन गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा है और उसे उसे शादी का गिफ्ट देना है, बस उसी की काम में लगा हूँ। राहुल एक स्केच उठाते हुए, दूसरों के लिए शादी का तोहफा डिजाइन करते करते समय मिले तो अपने लिए भी कुछ डिजाइन कर लिया कर। भाग्य पेपर रखते हुए, मतलब कहना क्या चाहता है? राहुल, यही कि तूने मेरी सुबह वाली बात का जवाब नहीं दिया। भाग्य, कौन सी बात? राहुल, शादी की बात। भाग्य, राहुल हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तू जानता है मुझे रिश्तों से डर लगता है। अभी मैं इसीलिए बेफिक्र रहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं खोने के लिए। और प्लीज यार, अब इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं होगी। राहुल, भाग्य तू सबसे झूठ बोल सकता है पर मुझसे नहीं। तेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, इसी बात का तुझे सबसे बड़ा गम है। इतनी शोहरत हासिल कर ली है तूने, इतना पैसा है तेरे पास, क्या करेगा इन सब का? सोच कर देख, तू नहीं चाहता क्या जब तू घर जाए तो कोई तेरा इंतजार करे, तुझे से यह पूछे कि आज दिन कैसा रहा? भाग्य, तू पूछता तो है। राहुल का फरस्ट्रेट होकर खड़ा होता है और कहता, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, भाड़ में जा, अब नहीं कहूंगा तुझे कुछ। राहुल गुस्से में कैबिनेट से बाहर चला जाता है और भाग्य पीछे से कहता रहता है, अरे बात तो सुन ले। राहुल के जाने के बाद भाग्य अपनी आंखें बंद करके अपने सर को दबाते हुए कहता है, कैसे समझाऊं उसे? तभी एकाएक उसकी आंखों के सामने श्री का चेहरा आ जाता है। भाग्य झट से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, बार बार उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? वो इतनी सुंदर थोड़ी ना थी देखने में। भाग्य अपने माथे कुछ छटकता है और दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुमुद जूही के कमरे में जाती है। अपनी माँ को कमरे में आया देख जूही गुस्से से मैं कहती हूँ, जूही, मना आए उस मनहूस को शादी के लिए, जिसे देखो उसे बस श्री की पड़ी है, मेरी तो किसी को कुछ नहीं पड़ी। उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और सब उसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ खुद की बेटी कुंवारी बैठी है, उसकी तो कुछ नहीं पड़ी।
कुमुद, अरे मेरी रानी बेटी, ये तू क्या कह रही है? तूने तो खुद ही कहा था तुझे अभी शादी नहीं करनी, मॉडलिंग करनी, हीरोइन बनना है। जूही, ये सब तो मैं शादी के बाद भी कर सकती हूँ ना। आपने देखा नहीं उस लड़के के पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है। कुमुद, अरे पर रिश्ता तो श्री के लिए आया है। जूही गुस्से में, मुझे लगा था कोई मेरे साथ हो ना हो, आप मेरे साथ जरूर रहेगी, पर आज मुझे पता चला आप भी उस श्री की तरफ हूँ, मेरा कोई अपना नहीं। कुमुद जूही के सर पर हाथ रखते हुए, बिटिया ऐसी क्यों कह रही है? मैं हूं ना तेरी अपनी, और तुझे वह लड़का पसंद था तो तुझे मुझे बता देना चाहिए था, मैं तो वही तेरी बात पक्की कर देती। जूही चाहते हुए, अरे माँ, लड़का तो ठीक ठाक है देखने में, और उसकी गाड़ी कितनी बड़ी है। दोनों माँ बेटे ख्याली पुलाव पकाने में लग जाते हैं, जो कि कल लड़के वाले आने वाले थे। अगले दिन श्री ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, नाम के लिए थोड़ा सा मेकअप, बालों का हाफ कच्चा लगाकर खुले छोड़ रखे थे। नीचे लड़की वाले आ गए थे और श्री का मन बहुत घबरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूही ने भी एक हॉट ड्रेस पहनी थी। मुझे लगा था कि लड़का इस ड्रेस में उसे देखेगा तो श्री जैसी बहन जी को पसंद ना करते हुए उसे ही पसंद करेगा, पर लड़के की मां को तो श्री ही पसंद थी। एपिसोड 4 ब्लाइंड डेट दिल। थोड़ी देर बाद श्री की मामी श्री को बुलाने के लिए आती है। श्री उनके साथ नीचे आती है तो देखती है कि जूही ने कोई दूसरी ड्रेस पहनी हुई है। ये वह ड्रेस नहीं है जो जूही ने पहली पहनी थी। श्री इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और जाकर मेहमानों के सामने खड़ी हो जाती है। सामने 2 आदमी और 2 औरतें बैठी हुई थिकलावती आती है और श्री से कहती है, लो आ गई श्री बिटिया। श्री, मैं तुम्हें इनसे मिलवा आती हूँ, ये है विवेक की माँ और पिताजी, और यह विवेक की बड़ी माँ और बड़े पापा। श्री जाके उनके पैर छूने को होती है तो विवेक की माँ उसे रोते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ हमरे पास बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। वह श्री को अपने पास बैठाती है। श्री के मामा जी उन सब से पूछते हैं, बहन जी विवेक बेटा आपके साथ नहीं आए? इस पर विवेक की माँ कहती है, वो लड़का किसी की सुनी तब ना, उसका कहना इतने सारे लोगों के बीच ना वह श्री से ठीक से बात कर पाएगा और ना ही उसे जान पाएगा, और अगर हम उसे श्री से अकेले बात करनी भी देंगे तो भी 5 मिनट में श्री को कितना पहचानेगा। इसलिए उसका कहना है कि वह श्री से अकेले में बाहर मिलना चाहता है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो क्या श्री शाम को विवेक से बाहर कॉफी हाउस पर मिल सकती है? इस बात पर मामा जी उनसे कहते हैं, जी बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, शादी दोनों को करनी है, जिंदगी इन दोनों को गुजारनी है, तो इन दोनों को एक दूसरे को जान लेना ज्यादा जरूरी है। जब जूही ने देखा कि यहाँ पर सिर्फ लड़के की फैमिली आई है, लड़का नहीं आया है, तो उसने अपनी वह महंगी ड्रेस निकालकर नॉर्मल से कपड़े पहन लिए। लेकिन जूही की मम्मी को सीने पर 2 जैसे सांप लौट रहा था। पहले तो वह शादी जल्द से जल्द करवाने वाली थी, लेकिन अब जूही की इच्छा थी कि वह उस लड़के से शादी करे, तो वह तो यही सोच रही थी कि कैसे ये रिश्ता तोड़वाए और अपनी बेटी की बात पक्की करें। विवेक की फैमिली श्री से मिलकर वापस चली जाती है। श्री चाय नाश्ते की प्लेट उठा के किचन में रख रही होती है कि श्री के मामा कहते हैं, बेटा आज शाम को तुम बाहर जाकर विवेक से मिल लेना, और हाँ बिल्कुल मत डरना, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। श्री, पर मामा जी मैं उन्हें पहचानगी कैसे? मामा जी, अरे विवेक की तस्वीर तो होगी ना तुम्हारे पास, कुमुद ने दिखाई होगी ना तुम्हें। इस पर श्री कुमुद की तरफ देखती है तो मामा जी कुमुद की तरफ देखते हुए कहते हैं, मामा जी, तुमने श्री को विवेक की तस्वीर नहीं थी, दरअसल रात में मामी श्री को विवेक की तस्वीर देनी ही गई थी, पर जूही की बात सुनकर उनका मन बदल गया और उसने विवेक की तस्वीर को श्री को नहीं दी। मामी, लो बोलो भला, दिन ब दिन ना मेरी यादाश्त एकदम भुलक्कड़ होती जा रही है। रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मी कमरे में जाती है और वहां तस्वीर ढूंढने का नाटक करती है। 10 मिनट बाद बाहर आकर सबसे कहती है, अरे जूही के पापा, पता नहीं वह तस्वीर कहाँ रखती है।
मुझे मिल ही नहीं रही है। मामा जी थोड़े गुस्से में। क्या दिमाग खराब है? तुम्हारा लड़के तस्वीर खो दी तुमने। अब श्री उसे पहचाने की कैसे? मामी, मैं एक काम करती हूँ, लड़के वालों से दूसरी तस्वीर मंगवा लेती हूँ। मामा जी, पर उसमें इतना समय जाएगा और श्री को तो आज शाम को ही उससे मिलने जाना है। वह पहचानेगी कैसे इतने सारे लोगों में? अपने मामा को इतना हाइपर होता देख श्री प्यार से कहती है, मामा जी मामी ने जानबूझकर नहीं किया होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और हाँ, तक बात रही विवेक जी को पहचानने की, तो उस कॉफी हाउस में कितने ही लोग होंगे तो किसी का वेट कर रहे होंगे। मैं वहां पर टाइम पर पहुंच जाऊंगी और जो इंसान मुझे अकेला दिखेगा उनसे पूछ लूंगी क्या वह विवेक जी। अगर उन्होंने हाँ बोला तो उनसे बात कर लूंगी। इस पर मामा जी ने कहा, ठीक है बिटिया। मामी अपने कमरे में आती है और उस तस्वीर को निकालकर कहीं छुपाने की जगह ढूंढ रही होती है कि इतने में जूही उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जूही, यह क्या मम्मी, वो बहन जी विवेक से मिलने जाएगी। आपने तो कहा था विवेक के साथ मेरा रिश्ता होगा। यहाँ तो वो लड़की अकेले में मिलने जा रही है। अगर विवेक को वो बहन जी पसंद आ गई तो? कुमुद मामी, अरे मेरी राजकुमारी, तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं ना। पहली बात, ये बहन जी जाएगी जरूर पर विवेक से मिल नहीं पाएगी। जूही, वो कैसे? कुमुद मामी, क्योंकि विवेक ने मिलने के लिए 4 बजे का समय दिया है और मैंने श्री को 5 बजे का समय बताया है, तो वो वहां 5 बजे पहुंचेगी। अब तक विवेक वहां से निकल चुका होगा, इसलिए तुझे 4 बजे वहां जाकर उसे अपने जाल में फंसाना होगा। कुमुद की बात सुनकर जूही के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ भाग्य रात भर वॉच डिसाइड कर रहा था। सुबह जब उसका असिस्टेंट पूरब आता है और उसे आज का शेड्यूल बताने लगता है, पूरब सर, 12 बजे आपकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। 2 बजे हमारा जो न्यू वॉच डिजाइन मार्केट में गए हैं उसमें जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए आपकी रिटेलर और वेंडर के साथ एक मीटिंग है। और सर, 5 बजे आप फ्लावर लेकर जाएंगे या मैं कोई गिफ्ट ऑर्डर करूं? भाग्य पूरब की लास्ट वाली लाइन सुन के थोड़ा हैरान होकर पूछता है, 5 बजे? मुझे 5 बजे किसी की शादी में जाना है क्या? पूरब, नहीं सर, आपकी ब्लाइंड डेट है ना। भाग्य, ओके, व्हाट फ्लश्ड ब्लाइंड डेट? क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा तुम्हें आज मेरी डेट है? पूरब डरते हुए, राहुल सर का मैसेज आया था कि आपको इन्फॉर्म कर दे कि आज 5 बजे आपकी ब्लाइंड डेट है। कॉफी बरस्ता में भाग्य परेशान होकर पूरब से कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। पूरब की जाती है। भाग्य अपना फोन निकालता है और राहुल को फोन मिलाता है। 2 रिंग के बाद कभी फोन उठाता है और भाग्य भड़कते हुए है, पाउटिंग क्या सुन रहा हूँ राहुल, एकदम रिलैक्स। मतलब तुझे खबर मिल गई? भाग्य पाउटिंग, हाँ मिल गई, लेकिन ये क्या हरकत है? किसने कहा है कि मैं डेट पर जाऊंगा? मैं किसी से मिले नहीं जाने वाला। राहुल, तो ठीक है, फिर मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाता हूँ। तू ढूंढता रह जाएगा पर मैं नहीं मिलूंगा। भाग्य, राहुल क्या बचपना है, तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरे लिए तू ही मेरी फैमिली है। राहुल, जानता हूँ भाई, पर मैं तेरे साथ हनीमून पर नहीं जाऊंगा ना, और ना बच्चे कर पर आऊंगा। टंग आउट, इसलिए चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी में किसी को शामिल करूँ। और अगर तू आज अपनी ब्लाइंड डेट पर नहीं गया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की ने बहुत कहने पर मेरे लिए हाँ कही है और तुझसे मिलने के लिए राजी हुई है। अपने लिए ना सही तो मेरी इज्जत के लिए ही चला जाए। राहुल ये कहा के फोन काट देता है और भाग्य गुस्से में फोन को गुरा रहा होता है। जाहिर सी बात है, अब बात उसकी दोस्ती पर आ गई थी। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था पर राहुल की ऊपर कोई उंगली उठाई है उससे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। शाम का वक्त जूही पहले भी कहीं चली गई थी। कहाँ गई थी किसी को नहीं पता था सिवाय उसकी माँ के। श्री अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसने नीले रंग का सूट पहना था, आंखों में काजल, बालों की ढीली सी चोटी बनाई थी और कानों में छोटे छोटे झुमके डाले हुए थे। श्री बाहर आती है तो देखती है
जूही स्कूटी लेकर गई हुई है। उसे ऑटो से जाना पड़ा। ठीक 5 बजे वह बरिस्ता के सामने खड़ी थी। अंदर जाती है और इधर उधर नजर दौड़ आती है तो देखती है एक साइड कॉर्नर जहां पर सामने से समंदर का अलग नजर आ रहा है। वहीं के एक टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ है। श्री की तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी। इतने सारे टेबल में से एक वही टेबल थी जहां पर वह लड़का बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखकर किसी का इंतजार कर रहा था। श्री को लगा शायद यही विवेक है। श्री उस टेबल के पास जाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो वही वह लड़का जब नजरें उठाकर श्री को देखता है तो उसे अपने सामने देखकर बहुत चक्कर आ जाता है। इस समय श्री के सामने भाग्य बैठा था और भाग्य श्री को वह देखकर एकदम से चौंक जाता है। एपिसोड 5 भाग्य श्री और बारिश। भाग्य अपने सामने श्री को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही लड़की है जिसे उसने 2 दिन पहले बेख्याली में यूं ही देख लिया था और जो 2 दिन से उसके ख्यालों में आकर उसे परेशान कर रही थी। तो वही श्री अपने सामने इतने हैंडसम से लड़के को देखकर अपनी पलकें झुकाना भूल जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने हैंडसम लड़के से उसकी शादी की बात चल रही है। श्री खुद को कंट्रोल करती है और भाग्य से कहती है, हेलो मेरा नाम श्री है, क्या आप वही है? भाग्य हटबड़ाते हुए श्री के सवाल का जवाब देता है, जी हाँ मैं ही हूँ। आप खड़ी क्यों बैठी है ना? श्री सामने की चेयर पर बैठ जाती है। दोनों इधर उधर देखते हैं, किसी को समझ में नहीं आता बात कहाँ से शुरू करें। तभी भाग्य पहल करता है, आप कुछ लेगी? श्री कॉफी। भाग्य वेटर को आवाज देता है और उसे 2 कॉफी का ऑर्डर देता है। श्री बात आगे बढ़ाते हुए, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाग्य को तो इस सवाल पर जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वह अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो पहली मीटिंग में शादी तक पहुंच गई। भाग्य श्री से अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तभी वेटर आता है और उनकी टेबल पर कॉफी रखकर चला जाता है। श्री और भाग्य अपनी अपनी कॉफी पीते हैं। श्री कहती है, मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ। भाग्य की कॉपी लगभग उसके मुंह से बाहर ही आ गई थी। अपने मन में सोचता है, ये लड़की क्या पहली मीटिंग में ही रिश्ता लेकर आई है? इसी नहीं लगता कि ब्लाइंड डेट पे पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। पर जिस तरीके से घोड़ी पर सवार है, मुझे तो लगता है ये अपनी बारात खुद लेकर जाएगी। श्री देखती है कि भाग्य उसे कोई जवाब नहीं दे रहा और किसी ख्यालों में गुम है तो वह उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहती है, हेलो अब ठीक है? भाग्य अपने होश में आता है और श्री से कहते हैं, जी मैं ठीक हूँ। और हाँ क्या कह रही थी? या जॉब? आपकी मर्जी है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो। श्री को ये जानकर थोड़ी तसल्ली होती है कि विवेक उसे शादी के बाद काम करने से नहीं रोकेगा। श्री कुछ और ही पूछना चाहती थी कि इतने में उसके बैग में पड़ा उसका फोन बजने लगता है। वह अपना फोन निकालती है। भाग्य को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि श्री के पास नोकिया का पुराने मॉडल का कीपैड वाला फोन था, जिसके नंबर भी शायद उखड़ गए थे। आज की डेट पर तो एक ऑटो वाले के पास भी स्मार्टफोन होता है, पर श्री के पास इतना सिंपल फोन। श्री फोन पर नंबर देखती है तो घर से उसके मामा जी का कॉल था। श्री, हेलो मामा जी। श्री बेटा कहाँ हो तुम? श्री, मामा कॉफी हाउस में हूँ। और विवेक? मामा जी, यही बताने के लिए फोन किया है। विवेक के घर से फोन आया है, वह कह रहे विवेक काम में फंस गया है, वो नहीं आ पाया तुमसे मिलने के लिए, तो तुम घर वापस आ जाओ। मामा जी के ये कहने पर श्री सामने बैठे शख्स को हैरानी से देखने लगती है। फोन रखकर श्री भाग्य से कहती है, तुम विवेक नहीं हो? भाग्य एक ओल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपना सर ना में हिलाता है। श्री फ्लश्ड, अगर तुम विवेक नहीं हो तो यहाँ क्यों बैठे हो? भाग्य बिना किसी एक्सप्रेशन की, तुम भी तो यहाँ बैठी हो, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम भी विवेक नहीं हो। श्री खुद ही से बड़बड़ाते हुए कहती है, शिट, मुझे नाम पूछ लेना चाहिए था। फिर इधर उधर देखकर एक वेटर को कहती है, भैया बिल ले आओ। श्री भाग्य को देखती है और उससे कहती है, मुझे लगता है थोड़ी गलतफहमी हो गई, मुझे लगा आप कोई और है।
इसके लिए सॉरी, और हाँ, कॉफी का बिल मैं पे कर दूंगी। भाग्य बिना किसी एक्सप्रेशन के श्री से कहता है, हाँ, बिल तो आप ही को पे करना होगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरा इतना टाइम जो वेस्ट हुआ है। मुझे लगा आप मेरी डेट है, पर आप तो कोई और निकली। श्री थोड़े गुस्से के साथ, मैंने कहा ना, ये सब बस एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। मैं माफी मांग रही हूँ ना, बात को यहीं खत्म कीजिए। मैं बिल पे करके जा रही हूँ। भाग्य, अपने बिल पे भी कर दिया तो भी आप यहाँ से नहीं जा सकती। भाग्य की यह कहने पर श्री उसे घूर कर देखती है। भाग्य एक तिरछी स्माइल के साथ उसे बाहर देखने का इशारा करता है। श्री जब खिड़की से बाहर देखती है तब पाती है कि बाहर बारिश हो रही है, और वह अपने साथ छाता भी नहीं लाई थी। श्री चढ़ते हुए कहती है, अब ये क्या नई मुसीबत है। भाग्य, इसे शायद बारिश कहते हैं। यहाँ मुंबई में कभी भी हो जाती है। वह क्या कहते हैं, बेमौसम बरसात। अब इतनी बारिश में अब घर तो जा नहीं सकती, तो इससे बेहतर यही है कि आप यहाँ आराम से बैठे और अपनी कॉफी एंजॉय करें। श्री के पास और कोई रास्ता नहीं था, वह सच में इतनी बारिश में घर नहीं निकल सकती थी। इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठ गई और अपनी कॉफी पीने लगी। भाग्य ने श्री को वहां बैठता देख एक शांति की सांस ली, और फिर अपनी नजर उस वेटर की तरफ करते हुए कुछ आंखों से इशारा किया। इसका इशारा पाकी वेटर जो बिल ला रहा था वह वापस ले गया। टंग आउट, टंग आउट। भाग्य अपनी कॉपी का कप उठाते हुए श्री से कहता है, मेरा नाम भाग्य है। श्री, मैंने पूछा क्या? भाग्य एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, नहीं, पर मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिसके साथ कॉफी पी रही हो उसका नाम क्या है। श्री भाग्य को इग्नोर करके अपना कॉफी पीने लगती है, और भाग्य उसे को देखकर मुस्कुराते हुए अपना कॉफी पीने लगता है। अचानक से श्री की नजर भाग्य के हाथ पर जाती है जहां पर कार्बन की सबसे लेटेस्ट डिजाइन की वॉच थी। श्री उसे देखते हुए भाग्य से पूछती है, आपने कार्बन ब्रांड की वॉच पहनी हुई है? भाग्य धीरे से और एक एरोगेंट स्माइल के साथ अपना सर हमें हिलाता है। जाहिर सी बात है, उसका ब्रांड था ही इतना फेमस। उसे लगा शायद श्री उसके ब्रांड की तारीफ करेगी। अगले ही पल श्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे सुन भाग्य के तोते उड़ गए। बकवास घड़ी है। स्मक श्री ने उसके ब्रांड को बकवास कहा। अपने प्रोडक्ट की बुराई सुनना किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैरान कर देने वाली बात होती है। भागी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ श्री से पूछता है, आपको पता है कार्बन एक लग्जरियस ब्रांड है। इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है। यहाँ के बहुत से पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी इसी ब्रांड को पसंद करते हैं, और हॉलीवुड स्टार में भी इनकी काफी डिमांड है। श्री मुंह बनाते हुए कहती है, तभी तो इन लोगों के भाव बढ़े हुए हैं। कीमत पता है इनके घड़ी की लाखों में जाती है। पता है इस साल का इनका तो दिवाली कलेक्शन था। मेरा बड़ा मन था मैं मामा जी को वह गिफ्ट करूं। दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर पैसा जमा किया था, और जब गई इनके स्टोर पर लेने के लिए, पता है उसकी क्या प्राइस थी? 5 लाख रू, और मेरे पास तो बस 5,000 ही थे। फिर मैंने सोचा इतनी महंगी घड़ी तो नहीं खरीद सकती, चलो कोई सस्ती से ही दे दूंगी। मैंने उनसे पूछा कि कार्बन की सबसे सस्ती वॉच कितने की है? आपको पता कितना की ही सबसे सस्ती वॉच ही 50,000 की है। इसलिए मैं मामा जी को ये गिफ्ट नहीं कर पाई। पेंसिव फेस भाग्य श्री की बात सुनता है और एक कोल्ड लुक के साथ कहता है, तो तुम्हें ये ब्रांड बस इसीलिए पसंद नहीं क्योंकि तुम इसे खरीद नहीं सकती? बस यही बात है श्री। हाँ तो क्या? वो सुना नहीं आपने, अंगूर खट्टे हैं। श्री की बात सुनकर भाग्य हंस पड़ता है। फिर श्री से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है इस कंपनी को कैसे घड़ियां बनानी चाहिए? श्री, कुछ ऐसा जो हर कोई ले सके। इनके डिजाइन्स काफी अच्छे होते हैं, पर हर किसी के बजट में नहीं होते। इस कंपनी को अपना कोई ऐसा लॉन्च करना चाहिए जो कि हर इंसान के बजट में हो, और एक मिडिल क्लास आदमी उसे खरीद सके। सोच के देखो, एक बाप अपनी बेटी की पास होने की खुशी में उसे जब ये घड़ी गिफ्ट करेगा तो उसे कितनी खुशी होगी। भाई अपनी बहन को जब इस ब्रांड की घड़ी देगा तो वो पूरे मोहल्ले में अपने भाई का गुणगान करेगी। एक पत्नी जब घर खर्च में से पैसे जोड़कर अपने पति के लिए ये घड़ी देगी, तो उसने अपना प्यार मिल आएगी।
भाग्य श्री की बातें बहुत गौर से सुन रहा था और उसके कहीं हर एक एक शब्द जैसे उसकी डाटा में फिट हो रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। श्री अपना बैग उठाती है और भाग्य से कहती है, बारिश रुक गई है, अब मैं चलती हूँ। फिर वेटर की तरफ देखकर, भैया बिल ले आओ। भाग्य, उसकी जरूरत नहीं है, बिल में दे दूंगा। श्री, अरे आप क्यों देंगे, जब कहा कि बिल में दूंगी तो मैं ही दूंगी। भाग्य, नहीं, इस बिल को मैं बिल समझकर नहीं दे रहा, फीस समझकर दे रहा हूँ। श्री, कैसी फीस। भाग्य, आइडिया की। श्री, किस चीज का आइडिया। भाग्य मुस्कुराते हुए उठता है और कहता है, फिलहाल के लिए तो आप इतना ही समझ लीजिए कि आपने मेरा एक बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है। थैंक यू। भाग्य बिल पे करता है और वहां से चला जाता है। श्री भी अपना कंधे उचका के वहां से चली जाती है। रास्ते में भाग्य अपनी गाड़ी में रहता है और उसके चेहरे पर ना जाने वाली मुस्कान बनी रहती है। श्री के साथ अपनी मुलाकात को याद कर रहा होता है कि उसका फोन बजता है। भाग्य देखता है राहुल की कॉल है। कॉल उठाता है तो सामने से राहुल कहता है, राहुल यार, वह लड़की तुझसे मिलने नहीं आ पाई, वो किसी जरूरी मीटिंग में फंस गई थी। उसने मुझे फोन करके तुझे सॉरी बोलने के लिए कहा है और कहा है कि वह तो उसे कल जरूर मिलेगी। भाग्य मुस्कुराते हुए राहुल से कहता है, उसे मेरी तरफ से ना आने के लिए थैंक यू बोलिए और कहना अब मिलने की जरूरत नहीं। ये कह के भाग्य फोन काट देता है और मुस्कुराते हुए गाना लगाता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वहीं दूसरी तरफ श्री भी अपने घर पहुंच जाती है। मामा जी उसे देखकर कहते हैं, श्री बेटा, मैं तो परेशान हो गया था कि तुम इतनी बारिश में कैसे आओगी। छाता भी घर भूल गई थी। श्री बैग रखते हुए मामा से, हाँ मामा जी, वो मैं कैफेटेरिया में रुक गई थी, बारिश रुकने के बाद ही आई हूँ। वहीं ऊपर कमरे में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। कुमुद जूही को अपने पास बिठाकर पूछ रही थी, अरे लाडो, सच्ची बता, काम हुआ क्या नहीं। जूही कुटिल मुस्कान के साथ, मम्मा मैं हाथ मारूं और पंजा ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या। कुमुद, मतलब जूही, पहली मुलाकात में दीवाना बना दिया मैंने उस विवेक को, अब देखना वो खुद ही अपने घर वालों से कहेगा कि उसे श्री से नहीं बल्कि मुझसे शादी करनी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। विवेक श्री का इंतजार कर रहा था पर वहां श्री की जगह जूही पहुंच गई। कुमुद ने पहले से ही जूही को विवेक की तस्वीर दिखा दी थी तो जूही आसानी से पहचान गई। उसने वहां पहुंचकर यह कहा कि वह श्री की तरफ से आई है, वो उसकी छोटी बहन है। जूही बन के भी बहुत ही ग्लैमरस गई थी और विवेक की नीयत जूही को देखकर फिसलने को हो रही थी।